अब होमलैंडर को V1 मिलने का क्या मतलब हो सकता है एंड अब वो कौन से वाइल्ड कार्ड्स हैं जो होमलैंडर को रोक सकते हैं। तो जो सबसे पहली और सबसे ऑब्वियस चीज है वो है I don't understand. He wasn't supposed to. It's impossible. Yeah, no shit, Sister Sage. So The Boys Season 5 Episode 6 is out and I have to say कि ये इस सीजन का one of the most consequential episode रहा। Although अब सिर्फ 2 एपिसोड बाकी हैं to wrap everything up, but regardless एक जो feeling है ना कि we are in the end game वाली, this was it। होमलैंडर को V1 मिलना बेसिकली आने वाले एक नहीं दोनों एपिसोड्स के लिए काफी कुछ सेटअप करता है। Although ऐसा लगता है कि it's now nothing but mayhem, but then this is The Boys जहां पर you expect the unexpected, which brings us to the breakdown of this episode क्योंकि यहाँ भी काफी अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई हैं और अब आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं ऑन हाउ थिंग्स आर गोइंग टू अनफोल्ड नाउ। इस चीज के ऊपर और इस एपिसोड के ऊपर इन डिटेल बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। तो एपिसोड स्टार्ट होता है द लेजेंड के साथ। द लेजेंड जिसको हमने लास्ट देखा था सीजन 3 में, जो कि वॉर्ड का फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ हीरो मैनेजमेंट होता है, लेकिन स्टिलवेल और स्टैन उसको धोखा देके उसको निकलवा देते हैं वॉर्ड से। इस चीज को वो होमलैंडर से भी बात करते वक्त एड्रेस करता है। Point is, look, there comes a day I got shoved out too. बहरहाल द लेजेंड अब वॉर्ड के ही एक थिएटर में स्टाफ जॉब करता है क्योंकि वॉर्ड ने उसके सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं एंड वो इसीलिए बिकॉज उसके पास वॉर्ड के काफी डर्टी सीक्रेट्स थे। एंड जब फाइनली होमलैंडर ने कमान संभाली सो ही हैड टू टाई ऑल लूज एंड्स, जिसमें लेजेंड भी आता है। तो अब वो वॉर्ड के थिएटर में चेट वैंडरबिल्ट नाम के एलियास यूज कर रहा है काम करने के लिए। अब ये नाम की चॉइस काफी इंटरेस्टिंग है। वैंडरबिल्ट एक्चुअली सरनेम है एक रियल अमेरिकन फैमिली का जो कि एक समय पे अंधे अमीर थे एंड फिर इवेंचुअली अपनी सारी दौलत उन्होंने खो दी, जो यहाँ लेजेंड के साथ भी हुआ जब वॉर्ड ने उसके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। सो इंटरेस्टिंग डिटेल। उसको यहाँ ढूंढते हुए आता है MM, जिसको लेजेंड से बॉम्ब साइट को लेकर इन्फॉर्मेशन चाहिए क्योंकि अपेरेंटली V1 का जो लास्ट सैंपल है वो बॉम्ब साइट लेकर फरार है। एंड टॉकिंग अबाउट V1, इधर सिस्टर सेज अपना 35th टेस्ट करती है V1 के फॉर्मूले को रेप्लिकेट करने का, जिसका रिजल्ट कुछ वैसा ही होता है जब खाने में लाल मिर्च ज्यादा हो ना। मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टर सेज यहाँ पर चूतिया बना रही है। वो डेलिबरेटली डिफेक्टिव सैंपल्स क्रिएट कर रही है बिकॉज ऑब्वियसली वो नहीं चाहती होमलैंडर को V1 मिले। लाइक कम ऑन, शी इज वन ऑफ दोस पीपल जिसने कैंसर का क्योर निकाला, ग्लोबल वार्मिंग का सोल्यूशन निकाला एंड वो 80 साल पुराना वॉर्ड का फॉर्मूला रेप्लिकेट नहीं कर पा रही। इवन होमलैंडर भी आई बिलीव इस चीज को सेंस करता है कि सिस्टर से जानबूझ के फेल हो रही है, जो उसकी इस लाइन में मुझे महसूस हुआ। बट ऑब्वियसली होमलैंडर अभी कुछ नहीं कर सकता बिकॉज उसको जरूरत है सिस्टर सेज की। एंड सिस्टर सेज का ब्लफ करना पॉसिबल क्यों है ये मैं अभी आगे समझाता हूँ। अब इसी में सिस्टर सेज के सामने एक दूसरा इशू भी आता है जिसमें उसे डीप की जरूरत है। तो अपेरेंटली होमलैंडर को एज अ गॉड अनाउंस करने वाला जो ये पूरा शिट है उसके कई जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी अमेरिका को झेलने पड़ेंगे, जिसमें सबसे सीरियस है ओपेक का अमेरिका को ऑयल सप्लाई बंद करना। तो यहाँ पे ये जो ओपेक है ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें टोटल 11 ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस इसके मेंबर हैं और ये दुनिया भर के ऑयल मार्केट और डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करते हैं। यूएस जैसी कंट्रीज में भी ऑयल जाने का कंट्रोल ओपेक के हाथ में है। ओपेक के 11 मेंबर्स में से मेजर कंट्रीज सऊदी जैसी गल्फ कंट्रीज हैं। अब अगर अमेरिका अचानक से अनाउंस करेगा कि भाई होमलैंडर ही वन ट्रू गॉड है एंड बाकी सब बकवास है, तो सऊदी जैसी कंट्रीज ऑब्वियसली इस चीज का बुरा मानेंगी, जिससे पॉसिबली वो यूएस की ऑयल सप्लाई बंद कर देंगी। ओनली इफ सऊदी के पास रियल लाइफ में इतने बॉल्स होते। बट सीरीज की बात करें तो आई लव द इनकॉर्पोरेशन ऑफ जियोपॉलिटिकल एलिमेंट्स कि होमलैंडर के इन चूतिए डिसीजंस के रिपरकशंस हैं। एक काइंड ऑफ रियलिस्टिक इंप्लीकेशन आता है बॉयज के वर्ल्ड में एंड ऐसी ही चीजें हम ऑडियंस को ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि अगर स्यूप्स रियल में होते तो क्या होता। खैर वॉर्ड के पास इस चीज का सोल्यूशन है और वो है उनकी अपनी एक ऑयल पाइपलाइन बेरिंग सी में, लेकिन उसको कुछ प्रोटेस्टर्स ने ब्लॉक किया हुआ है इस प्रीटेक्स्ट में कि वो सी लाइफ के लिए हार्मफुल है। तो वो डीप को लेकर एक PSA शूट करते हैं जिसमें डीप ये बताता है कि वो पाइपलाइन सेफ है, ऑल्दो उसे खुद पता है कि ऐसा नहीं है। बट अगेन ही बिलीव्स इन होमलैंडर, राइट। मुझे फीलिंग आ रही है इसका अंत भी फायर क्रैकर वाला होने वाला है। डीप के इस PSA को नॉयर 2 देखता है एंड जैसा हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि डीप ने एडम बोर्ग को मार दिया जिससे नॉयर का ड्रीम शाटर हो गया। तो उसका बदला लेने के लिए नॉयर उस पाइपलाइन को जाके तोड़ देता है जिससे कि ऑयल स्पिल होता है और मछलियां मर जाती हैं। एंड डीप सिंस पब्लिकली बोल चुका है कि पाइपलाइन सेफ है तो उसकी भी रेपुटेशन झल हो जाती है। ऑल्दो नॉयर की खुशी बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है क्योंकि जब वो डीप को बताता है कि उसने ऐसा किया तो डीप उसे काफी डीप भेज देता है स्वर्गलोक में। एंड ये सब एग्जैक्टली वैसे ही हुआ जैसा मैंने प्रिडिक्ट किया था लास्ट वीडियो में। तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है। लेकिन यार फिर से नॉयर बिना फाइट के मर गया। मतलब 2-3 मुक्के तो
मारने चाहिए थे। ऑल्सो एक पैटर्न गौर किया मैंने कि लास्ट एपिसोड 1 शॉट्स में जिस ऑर्डर में कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए थे उसी ऑर्डर में वो मर रहे हैं। अब अगर ये 1% भी सच है तो मतलब अगला नंबर टेरर का है। वेल अगर ऐसा हो रहा है ना तो भाई बुचर की बची हुई ह्यूमैनिटी तो गई। आई मीन टेरर को दिखाने का पर्पज ही यही था लास्ट एपिसोड में कि बुचर की एक सॉफ्ट साइड है। ही केयर्स फॉर द डॉग, मतलब बहुत ज्यादा केयर। एंड अगर टेरर मरा तो फिलहाल बुचर प्रिपेयर कर रहा है वायरस को जो अब रेडी है एंड उसका प्लान है इस वायरस को डेमोक्रेटिक चर्च ऑफ अमेरिका में प्लांट करना जहां होमलैंडर का सर्मन होने वाला है। तो वहां इस एरोसोल डिवाइस को प्लांट करके उसी जगह इस वायरस को रिलीज किया जाए जिससे होमलैंडर और बाकी सूप्स जो वहां होंगे डेड। लेकिन इस चूतिए ह्यूई के गाने के कीड़े नहीं खत्म हो रहे हैं। You don't have to enjoy it so much. क्यों नहीं भाई, होमलैंडर इज अ मर्डरस साइकोपैथ और उसकी मौत क्यों ना एंजॉय करे बिली। अब अगर यहाँ ये सब एब्सोल्यूट रहते तो आगे के इवेंट्स ही ना होते जिससे कि होमलैंडर के हाथ V1 लगता। पर खैर फिर शो आगे कैसे बढ़ता। बहरहाल ह्यूई और फ्रेंची को समय चाहिए था कि वो V1 ढूंढ के एनी और किमिको को दे सकें। आई लव कि कैसे इस एपिसोड ने इमॉर्टैलिटी और डेथ के कॉन्सेप्ट के ऊपर पर्सपेक्टिव्स दिए हैं अलग अलग कैरेक्टर्स के थ्रू। जैसे एनी और किमिको ये डिसाइड करते हैं कि वो V1 नहीं लेंगे क्योंकि वो फ्रेंची और ह्यूई को मरते हुए नहीं देखना चाहते जहां वो खुद अनिश्चित काल तक जिए। लेकिन ह्यूई और फ्रेंची भी तो एनी और किमिको को मरते हुए नहीं देख सकते, तो अगर जरूरत पड़े तो वो V1 लेंगी। एनी और किमिको के लिए इमॉर्टैलिटी एक सैक्रिफाइस है, वही होमलैंडर के लिए इमॉर्टैलिटी एक गिफ्ट है क्योंकि उसे नहीं फर्क पड़ता कि उसके लव्ड वंस बुड्ढे होके मरे। एज इफ होमलैंडर किसी को प्यार करता भी हो सिवाय खुद के। उसको सिर्फ खुद से मतलब है, ही ओनली लव हिमसेल्फ और उसको ही अनिश्चित काल तक जीना है भले पूरी दुनिया खत्म हो जाए। सबसे इंटरेस्टिंग टेक इमॉर्टैलिटी पे होता है गोल्डन गेइशा का, जिसके लिए ही बॉम्ब साइड V1 चुराता है क्योंकि बॉम्ब साइड उससे प्यार करता है बट गोल्डन गेइशा एज कर रही है एंड वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता है, जिसका सोल्यूशन है गोल्डन गेइशा को V1 देना। बट वो इस चीज को रिफ्यूज करती है क्योंकि वो इमॉर्टैलिटी को एक टॉर्चर मानती है कि अगर जिंदगी का कोई अंत नहीं है तो भाई हर चीज मीनिंगलेस हो जाएगी, जिसको वो एक ब्यूटीफुल लाइन से जस्टिफाई भी करती है कि समर प्यारा लगता है जब तुम्हें पता है कि विंटर्स आ रहे हैं। ब्यूटीफुल। फिलहाल वापस आते हैं यहाँ इस सीन पे जहां ऐसी कॉन्वर्सेशन में द लेजेंड भी आ जाता है जो द बॉयज को बॉम्ब साइट और उसके थ्रू V1 तक पहुंचने का एक रास्ता बताता है। दैट इज गोल्डन गेइशा जो अब एक स्यूप्स के वृद्ध आश्रम में रहती है, जहां पहले उसे बॉम्ब साइट के बारे में पूछने किमिको और लेजेंड जाते हैं जो कि बॉयज की सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि लिटरली इस बंदे के पास अपनी रंगरलियां फ्लेक्स करने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं है। ऑल्दो वेरी एंटरटेनिंग कैरेक्टर भाई साहब। खैर प्यार से बात करके पता लगाने का प्लान फेल होने के बाद बुचर और बाकी सब गोल्डन गेइशा को किडनैप कर लेते हैं, बट जाते समय उनका सामना उस वृद्ध आश्रम के कुछ और स्यूप से होता है जिसमें एक बड़े ही विशेष पावर वाला एक स्यूप होता है जो अपनी बॉल्स को एज अ वेपन यूज कर सकता है। एंड मुझे बहुत ही मजा आई जब यहाँ बुचर MM से कहता है कि भाई ये तेरे लिए। MM की लव सॉसेज के साथ एक लंबी राइवलरी को कॉल बैक देते हुए। खैर यहाँ इन सारे स्यूप्स को हरा के बुचर और बाकी सब गोल्डन गेइशा को फाइनली ले जाते हैं। इधर सिस्टर सेज की एशले से बहस होती है क्योंकि एशले अपेरेंटली सिस्टर सेज के फेज 2 प्लान का हिस्सा नहीं बनना चाहती। सो सिस्टर सेज भी एशले को बेहोश कर देती है एंड हमको पता चलता है कि जो बैशले है एशले के सर के पीछे वाली, वो भी एशले की पूरी बॉडी कंट्रोल कर सकती है। सिस्टर सेज उससे वही करने को कहती है जो उसने लास्ट एपिसोड में कहा था, सोल्जर बॉय का माइंड रीड करना, जो वो छुपकर करती है जब सोल्जर बॉय सिस्टर सेज से सरमन के बारे में बात करने आता है। एंड सिस्टर सेज से झूठ भी कहता है कि उसे V1 का कोई हिंट नहीं मिला, जबकि बैशले से उसको मालूम चलता है कि सोल्जर बॉय और होमलैंडर के पास V1 को लेकर लीड है, दैट इज बॉम्ब साइट। और सोल्जर बॉय होमी की हेल्प करना चाहता है क्योंकि वो काइंड ऑफ अपने बेटे से प्राउड फील करता है, बस उसे बताना नहीं चाहता। बेसिकली एवरी इंडियन फादर, मतलब उनके वहां बड़ी बात होती होगी, अपने वहां तो आम बात है। ये सुनते ही सिस्टर सेज अपने फेज 3 को इनिशिएट करती है जो कि है वार्ड को छोड़ के भागना और कंप्लीटली होमलैंडर के अगेंस्ट जाना। इतना ही नहीं, होमलैंडर और सोल्जर बॉय बॉम्ब साइट की तलाश में जिस एड्रेस पे पहुंचते हैं वो भी सिस्टर सेज का सेटअप होता है बाप बेटे के बीच दरार पैदा करने के लिए, जहां एक लैपटॉप में होमलैंडर और स्टॉर्म फ्रंट की एक अजीब सेक्स टेप चलती है जहां होमलैंडर स्टॉर्म फ्रंट के एम्पुटेटेड स्टेट में उससे खुद को रिलीव करवाता है, जिसको देख के सोल्जर बॉय होमलैंडर पर भयानक गुस्सा होता है। एंड हमें यह भी पता चलता है कि वो स्टॉर्म फ्रंट से प्यार करता था एंड सिस्टर सेज को लगा कि उसके इसी इमोशन का यूज करके वो होमलैंडर के अगेंस्ट उसे कर सकती है। एंड दिस इज द मोमेंट जहां सेज मिसकैलकुलेट कर गई। अभी आगे आएंगे इस पर। यहाँ इस सीन में देखो होमलैंडर रायन तक को स्केपगोट बनाता है कि रायन ने उसकी ऐसी हालत करी इसीलिए वो मर गई। ऑल्दो ये सच तो है एंड माइट बी सोल्जर बॉय को ये पता चलना उसके और रायन के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट का भी सार बने, कंसिडरिंग कि सोल्जर
सोल्जर बॉय कितना प्यार करता है स्टॉर्म फ्रंट से, क्योंकि रायन अब भी लापता है। एंड जैसा मैंने अज्यूम किया था कि वो भाग के जोई के पास गया होगा, बट लास्ट एपिसोड में सोल्जर बॉय जब जोई का एड्रेस देता है तो रायन का कोई मेंशन नहीं करता। इसका मतलब रायन कहीं और है। फिलहाल सोल्जर बॉय इज डन विद होमलैंडर। इधर स्टारलाइट और ह्यूई डेमोक्रेटिक चर्च ऑफ अमेरिका जाते हैं वायरस को प्लांट करने, जहां उनकी फाइट ओ फादर से भी हो जाती है। यहाँ मैंने ये वॉल नोटिस करी जहां पर ह्यूई कहता है कि इसमें कंट्री के सारे साइकिक सुपर हीरोज की तस्वीरें लगी हुई हैं। एंड यहाँ हम केट की भी फोटो देख सकते हैं जिसे हमने लास्ट जेन वी सीजन 2 में देखा था। यहाँ स्टारलाइट पूछती भी है कि होमलैंडर को इनसे क्या काम है। वेल, अगर मैं एक साइको सूप हूँ जिसको लोगों के दिमाग में ये आइडियोलॉजी प्लांट करनी है कि मैं गॉड हूँ, तो डेफिनेटली मैं सारे साइकिक सूप्स को अपनी टीम में रखूंगा जो लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड आई गेस इस वॉल पे उन सारे साइकिक सूप्स की फोटोज हैं जो होमलैंडर को चाहिए, विच इंक्लूड्स केट। एंड आई वंडर कि ये एंगल जेन वी के कैरेक्टर इंक्लूजन के लिए यूज हो सकता है आने वाले 2 एपिसोड्स में। इधर बुचर गोल्डन गेशा को इंटरोगेट करने की तैयारी करता है एंड वहां उनके सामने आती है सिस्टर सेज जो उनकी हेल्प करने को ऑफर करती है, जहां वो गोल्डन गेशा को एज अ बेट यूज करती है बॉम्ब साइट को सामने लाने के लिए। एंड इट वर्क्स। एंड बॉम्ब साइट और बॉयज के बीच में एक फाइट छिड़ जाती है जो अपेरेंटली गोल्डन गेशा ही रोकती है। बट फिर वहां सोल्जर बॉय भी आ जाता है जिसको सिस्टर सेज ने ही टेक्स्ट करके बुलाया होता है, जो हम इसी सीन में अर्लियर देख सकते हैं। फिर सोल्जर बॉय और बॉम्ब साइट में एक फाइट होती है जो अपेरेंटली एंड होती है इस डिस्कशन के साथ कि कैसे बॉम्ब साइट सोल्जर बॉय से नफरत करता है, क्योंकि सोल्जर बॉय को ही एज एन एग्जांपल लेके वो बॉम्ब साइट और बाकी सूप्स को शेप कर रहे थे। बट सोल्जर बॉय भी सेल्फ रिफ्लेक्शन करता है कि वो सब कुछ नहीं है जो क्लैरा एके स्टॉर्म फ्रंट चाहती थी, भले ही वो उससे कितना प्यार करे। एंड बॉम्ब साइट के ये पूछने पे कि वो किस हद तक जाएगा क्लैरा को वापस पाने के लिए, ये मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन होता है सोल्जर बॉय के लिए कि अगर बॉम्ब साइट की तरह उसके पास भी कोई रास्ता होता क्लैरा के साथ जिंदगी बिताने का, तो वो भी किसी भी हद तक जाता। इसी रियलाइजेशन की वजह से सोल्जर बॉय उसे एक नॉर्मल ह्यूमन बनाने का ऑफर देता है उसके अंदर के V1 को फ्राई करके, जिससे वो भी अब गोल्डन गेशा के साथ एक नॉर्मल जिंदगी स्पेंड कर सकता है। लेकिन बदले में बॉम्ब साइट को उसे V1 देना पड़ेगा। तो ये सोल्जर बॉय का काइंड ऑफ एक तरीका है कि भाई जो मुझे नहीं मिला वो मैं एटलीस्ट किसी और को दे सकूं। एंड आई थिंक यही वो पर्टिकुलर मोमेंट है जो सोल्जर बॉय का होमलैंडर को V1 देने का डिसीजन इन्फ्लुएंस करता है। बॉम्ब साइट सोल्जर बॉय को V1 देता है एंड सोल्जर बॉय अपने रेडिएशन से उसे ह्यूमन बना देता है। एंड अगले ही मोमेंट होमलैंडर वहां पे आ जाता है, जिसको लेजेंड अननोइंगली उनकी लोकेशन देता है वॉट नेकलेस का बता के, जो गोल्डन गेशा सेल करती है। एंड उसे ही ट्रैक करके होमलैंडर यहाँ पे आ जाता है। एंड दिस इज द मोमेंट ऑफ जजमेंट, जहां सोल्जर बॉय क्लैरा के वर्ड्स को कोट करता है कि वो ऐसा मानती थी कि सोल्जर बॉय सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है एंड वो और सोल्जर बॉय एक अल्टीमेट एक्सप्रेशन है अबाउट व्हाट दे कुड हैव बीन। जैसा हमको पता है कि स्टॉर्म फ्रंट या क्लैरा एक नाजी थी, तो ये अल्टीमेट एक्सप्रेशन रेफर कर सकता है उसकी व्हाइट सुप्रीमेसी वाली सोच को, द आर्यन रेस सुपीरियोरिटी, जो कि हर नाजी बिलीव करता था। लेकिन सोल्जर बॉय ने जैसा अभी यहाँ बॉम्ब साइट से कहा था कि वो सब कुछ नहीं है जो क्लैरा उसे मानती थी, वो मानता है कि होमलैंडर उससे बेहतर है एंड क्लैरा भी यही चाहती कि वो V1 होमलैंडर को मिले। एंड ये सिस्टर सेज के लिए एक मोमेंट ऑफ शॉक होता है बिकॉज उसने ये प्रेडिक्ट नहीं किया था। अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही बैड राइटिंग है, सेज अगर सबसे स्मार्टेस्ट है तो उससे ये गलती कैसे हो गई। बट ये बैड राइटिंग नहीं, काफी स्मार्ट राइटिंग है, समझाता हूँ। यहाँ पर आ जाता है द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटेलेक्ट एंड इमोशंस। सेज का ओवर कॉन्फिडेंस है कि ह्यूमंस आर प्रिडिक्टेबल, उसकी प्लानिंग और प्रिडिक्शन बेस्ड होते हैं प्योर लॉजिक्स पे, लेकिन वो एक ऐसी चीज को इग्नोर कर गई जहां पर सारे लॉजिक गोते खा जाते हैं। एंड दैट इज द इमोशन ऑफ लव, जहां हर सेकंड इंसान अपने फैसले बदलता है और सबसे वॉलेटाइल मेंटल स्टेट में होता है। एंड सेज ने अपनी प्लानिंग में इस चीज को कंसिडर नहीं किया। एंड सोल्जर बॉय का फैसला प्योरली लव पे बेस्ड था, एक इमोशनली ड्रिवन फैसला। एंड इसी वजह से सिस्टर सेज का प्रेडिक्शन गलत हो गया। एंड ये भी अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि सिस्टर सेज को उसकी पावर्स 3 साल की उम्र में मिली थी, जिसकी वजह से वो एक नॉर्मल लाइफ से एलियनेट हो गई। उसको इमोशनली मैच्योर होने का मौका ही नहीं मिला, इसीलिए वो हर चीज लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी पे सोचती है। फिलहाल होमलैंडर टेक्स द V1 एंड ये अटेंशन टू डिटेल मुझे बढ़िया लगी कि उसे पहले लेजर से अपनी स्किन को चीरना पड़ा क्योंकि नीडल उसकी स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर सकती। एंड एपिसोड एंड होता है विद होमलैंडर गोइंग फुल साइक्लोप्स और बुचर कहता है रन। एंड भाई अगर बिली बुचर कह रहा है कि रन, तो सिर्फ भागो मत, कोई रॉकेट ढूंढो, उसमें खुद को बांधो और धरती छोड़ के निकल जाओ। अब होमलैंडर को V1 मिलने का क्या मतलब हो सकता है एंड अब वो कौन से वाइल्ड कार्ड्स हैं जो होमलैंडर को रोक सकते हैं। तो जो सबसे पहली और सबसे ऑब्वियस चीज है वो है होमलैंडर का शिफ्ट ऑफ पावर। उसका जो गॉड कॉम्प्लेक्स है वो अब अलग लेवल पे जाएगा। अर्लियर होमलैंडर ने अपना एक मोहरा प्लान किया था कैलहाउन को एज द अमेरिकन प्रेसिडेंट, जहां ऑब्वियसली स्ट्रिंग्स वो खुद ही पुल कर रहा था। बट व्हाट आई बिलीव कि अब वो खुद डायरेक्टली अमेरिकन प्रेसिडेंट की जगह पे बैठेगा, मोस्ट प्रोबेबली कैलहाउन को मार के। एंड दैट एक्सप्लेन्स दिस सीन इन द ट्रेलर जहां वो ओवल ऑफिस में बैठा
बैठा है। एंड ये और भी एविडेंट है नोइंग कि सिस्टर सेज भी भाग गई है, जो थोड़ा बहुत होमलैंडर के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर पाती थी, बट अब वो भी नहीं है। मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा हूं कि होमलैंडर अब ऑल आउट जाएगा, लेकिन उससे भी ज्यादा कंसर्निंग है कि आखिर होमलैंडर को अब रोका कैसे जाएगा। तो इसको लेकर एक्चुअली कई सारी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। सबसे पहले तो कुछ वाइल्ड कार्ड्स जो कि होमलैंडर के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग एसेट साबित हो सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज सोल्जर बॉय हिमसेल्फ। लिटरली होमलैंडर के V1 लेने से पहले हमें दिखाया गया कि सोल्जर बॉय की रेडिएशन V1 को भी फ्राई कर सकती है। ऑल्दो इससे पहले भी जब उसने क्वीन को मारा तो ये चीज एस्टैब्लिश हो चुकी थी, बट वहां क्वीन मर गया। यहाँ बॉम्ब साइट को रेडिएशन के बाद एक नॉर्मल ह्यूमन बनते दिखाने के पीछे एक रीजन हो सकता है। अब याद करो कि मैंने एक थ्योरी दी थी कि इस सीरीज में होमलैंडर मरेगा नहीं, वो पावरलेस हो जाएगा एंड उसे इंसानों की तरह जीना होगा, जो उसके लिए मौत से बुरी सजा है। एंड आई डोंट नो बट आई फील लाइक कि ये सीरीज उसके लिए इसी एंडिंग को सेटअप कर रही है इस सीन के साथ, बिकॉज ये चीज तो तय है कि होमलैंडर सोल्जर बॉय के अगेंस्ट जाएगा। इमॉर्टैलिटी मिलने के बाद वो मेंटली और अनस्टेबल होगा, एंड जैसा मैंने बताया कि वो किसी का सगा नहीं है। एंड जब उसे पता चलेगा कि सोल्जर बॉय उसके अंदर के V1 को फ्राई कर सकता है तो डेफिनेटली वो उसे मारने की कोशिश करेगा, जिससे कि सोल्जर बॉय उसके अगेंस्ट हो जाएगा। ऑल्दो इसमें एक और कैच है, जैसा मैंने अज्यूम किया था कि वन शॉट एपिसोड में जिस ऑर्डर में कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए थे उसी ऑर्डर में मरेंगे, तो लास्ट में सोल्जर बॉय भी आता है। एंड देयर इज अ हाई चांस कि इस बार सोल्जर बॉय को होमलैंडर को हराने का मौका नहीं मिलेगा एंड होमलैंडर सोल्जर बॉय को मार दे। एक क्लासिक एंटी क्लाइमैक्टिक एंडिंग सोल्जर बॉय के लिए। पॉसिबिलिटी नंबर 2, मरी मुरो, जिसको क्लियरली जेन वी सीजन 2 में एक लेजेंडरी स्यूप की तरह सेटअप किया गया था, जो अपेरेंटली होमलैंडर जैसे स्यूप के अगेंस्ट एक कंटिजेंसी है। ऑब्वियसली एक स्पिन ऑफ कैरेक्टर को सेंटर में नहीं लाएंगे, लेकिन कुछ तो इम्पैक्ट हो सकता है या सिंपली वेस्ट होगा सब कुछ। तीसरा है रायन, जो ऑब्वियसली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है होमलैंडर के अगेंस्ट, और अब तो होमलैंडर गॉड लेवल है, बट मैं क्यों रायन को काउंट करना चाहता हूं, इट्स बिकॉज ऑफ बॉयज सीजन 3 एंडिंग, जो काइंड ऑफ मुझे आज भी फ्रस्ट्रेट करती है कि बुचर ने सब कुछ थ्रो अवे कर दिया रायन को बचाने के लिए। बट अब आई थिंक इस शो को इस चीज को जस्टिफाई करना होगा कि भाई सीजन 3 के एंड में रायन को बचाना वॉज वर्थ इट, जो फिलहाल सीजन 5 नहीं कर रहा। ऑल्दो रायन होमलैंडर जैसा नहीं है, ये प्रूव हो चुका है, बट व्हाट्स द पॉइंट अगर उसे पिट के गायब ही हो जाना है। आई एम नॉट श्योर, बट आई होप रायन गेट समथिंग बैक एट होमलैंडर एंड पॉसिबली होमलैंडर को हराने का एक जरिया भी बने। चौथी चीज आती है द बॉयज देमसेल्व्स, जिनको अब कोई रास्ता निकालना होगा होमलैंडर को रोकने के लिए। एंड आई थिंक सिस्टर सेज इस चीज में एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है। याद है लास्ट एपिसोड में बुचर एक डिवाइस बना रहा है फ्रेंची के साथ, जो मैंने थ्योराइज किया था कि एक ऐसी डिवाइस है जो कि सोल्जर बॉय के रेडिएशन को रिक्रिएट कर सकती है। एग्जैक्टली ये ना सही, लेकिन कुछ इन्हीं लाइंस पे हो सकता है। ट्रेलर में एक सीन भी है जहां फ्रेंची इस डिवाइस को एक्टिवेट करता हुआ दिख सकता है। व्हाट इफ ये डिवाइस क्रिएट करने में सिस्टर सेज उनकी हेल्प करे। इतना ही नहीं, अभी मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि सिस्टर सेज शायद जानबूझ के डिफेक्टिव V1 बना रही है, एंड अगर ऐसा है तो मतलब सिस्टर सेज ने V1 फॉर्मूला क्रैक कर लिया, एंड अगर उसने फॉर्मूला क्रैक कर लिया है तो माइट बी वो एक ऐसा वायरस भी बना सकती है जो कि V1 के अगेंस्ट लड़ सके। ऑल्दो कुछ चीजें होमलैंडर के एंड पर भी हैं जो कि हमें कंसिडर करनी होंगी। ऑफ कोर्स उसको V1 मिल गया है, लेकिन शो की राइटिंग से क्लियर है कि वो ऑल गॉड मोड नहीं जाने देंगे। मतलब कुछ तो रिपरकशंस, कुछ तो ड्रॉबैक्स होने वाले हैं V1 लेने के होमलैंडर के ऊपर। क्योंकि एक चीज यहाँ पे गौर करो कि जितने भी V1 के सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर सोलली V1 है। होमलैंडर पहला ऐसा V1 सब्जेक्ट है जिसके अंदर ऑलरेडी कंपाउंड V था। तो अभी हमको ये नहीं पता कि V1 उनके ऊपर कैसा वर्क करेगा जिनके अंदर ऑलरेडी V हो। क्या पता ये होमलैंडर की बॉडी में इनस्टेबिलिटी क्रिएट करे, उसकी पावर्स को अनइवन कर दे। स्टार्टिंग में वो गॉड मोड रहे, लेकिन बाद में वो कोलैप्स या ब्रेक डाउन हो। ऑल्सो बात रही वायरस से इम्यूनिटी की, तो जैसा मैंने पॉइंट आउट किया था कि वायरस कंपाउंड V के मॉलिक्यूल्स को अटैक करता है। सोल्जर बॉय इम्यून है क्योंकि उसके अंदर V1 था, बट होमलैंडर के अंदर V और V1 दोनों है। तो माइट भी ये वायरस अब भी इतना यूजलेस ना हो। भले होमलैंडर को ये मार ना पाए, बट उसे कमजोर जरूर कर सकता है। रिमेंबर सोल्जर बॉय का क्या हाल हुआ था, भले वो मरा नहीं था, बट फॉर अ लॉन्ग टाइम ही वाज डाउन, एंड आई थिंक इतना टाइम एम्पल होगा टू अटैक एंड टेक डाउन होमलैंडर, क्योंकि V1 स्यूप्स इमॉर्टल हैं, इनविंसिबल नहीं। माइट बी बॉयज ऐसा कुछ तरीका यूज करें जिससे रायन या फिर किसी भी पावरफुल स्यूप को या इवन बुचर को होमलैंडर को टेक डाउन करने की विंडो मिले एंड वो उसको मारे या डी पावर कर सके। बाकी और क्या क्या हो सकता है, आई लीव इट टू यू। तो भाई यहाँ पे खत्म होता है एपिसोड 6 का ब्रेकडाउन। अपने थॉट्स और अपने थ्योरीज को कमेंट्स में लिख के बताना, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और हाई पॉइंट्स देना मत भूलना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब टू द फ्लिक सर्कल फॉर मोर सच कंटेंट। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।